सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत पढ़ रहे थे स्कूल मैनेजमेंट। अब स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। दोस्तों, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। स्कूल में जो भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन से आशय है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, यानी कि सबसे पहले जो चीजें हमें स्कूल में दिखाई देती हैं, जो निर्जीव हैं, जो भी चीजें निर्जीव हैं और हमें स्कूल में दिखाई देती हैं, वो सब क्या है? भौतिक संसाधन है। जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल का फर्नीचर, स्कूल में लाइब्रेरी, इसके अलावा शौचालय, लेबोरेटरी, खेल का मैदान, ये सभी चीजें क्या है? भौतिक संसाधन है। तो भौतिक संसाधनों के अभाव में किसी भी स्कूल की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले बच्चे स्कूल में आते हैं तो स्कूल की बिल्डिंग को देख करके ही वो आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो भौतिक संसाधन है उनके बारे में क्या कहा गया है। भौतिक संसाधनों जैसे कि विद्यालय का भवन, इसके अलावा पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, कक्षा यानी कि क्लासरूम, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी आदि के अभाव में कोई भी विद्यालय गतिशील नहीं हो सकता है। यानी कि इन सब के अभाव में अगर विद्यालय भवन ही नहीं रहेगा तो विद्यालय का अस्तित्व ही नहीं रहेगा वहां पर। तो ये सभी चीजें क्या हैं? आपस में जुड़ी हुई हैं। विद्यालय भवन के अंदर पुस्तकालय, पुस्तकालय इसके अलावा क्लासरूम, लेबोरेटरी, ये सभी चीजें कहाँ होती है? स्कूल में ही तो होती हैं। तो इन सभी के अभाव में स्कूल के विषय में हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसके अलावा जितना महत्व आत्मा के लिए शरीर का होता है, कारखाने के लिए मशीन का होता है। यानी कि अगर कोई फैक्ट्री लगी है और उस फैक्ट्री में मशीन ही नहीं है तो उसमें काम कैसे होगा? इसके अलावा उत्पादन के लिए भूमिका है। अगर हमें अन्न उपजाना है या फिर ये कहें फसल उगानी है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? भूमि की जरूरत पड़ेगी, मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। और इसी प्रकार से अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक विद्यालय की जरूरत पड़ेगी। और उस विद्यालय में जितने भी संसाधन हैं वह भी मौजूद होने चाहिए। एक सुयोग्य यानी कि एक योग्य प्रधानाध्यापक भी अपने अनुभवी अध्यापकों के साथ तब तक विधिवत कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास उचित संसाधन न मौजूद हो। अतः प्रत्येक विद्यालय में भौतिक संसाधनों का होना आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो एक प्रधानाध्यापक होता है, वो जो प्रिंसिपल होता है, वह तभी अपने काम को अच्छे से कर सकता है या अध्यापकों से तभी काम अच्छे से करा सकता है जब स्कूल में सभी संसाधन मौजूद हो। क्योंकि स्कूल में पुस्तकालय का होना बहुत जरूरी है, प्रयोगशाला का होना बहुत जरूरी है, खेल के मैदान का होना बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है जो क्लासरूम है वह बहुत ही अच्छे से हो। यानी कि क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड हो वह बहुत अच्छे से लगा हो और जितना लंबाई और चौड़ाई मानक हो उतने में वह लगा हो। इसके अलावा स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था हो। जब ये सारी सुविधाएं स्कूल में रहेंगी तो अध्यापकों के लिए भी बच्चों को पढ़ाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब आज के समय में तो कंप्यूटर भी आ गए हैं विद्यालयों में, तो धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही हैं। जैसे जैसे समाज की मांग बढ़ रही है, यानी कि जो चीजें जो परिवर्तन हो रहा है उसे हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि उसी के अकॉर्डिंग हमें भी क्या करना पड़ेगा? शिक्षा व्यवस्था को और अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही सारी चीजें बताई गई हैं कि स्कूल में इन सभी संसाधनों का होना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर ये सभी संसाधन स्कूल में नहीं मौजूद हैं, विद्यालय भवन, पुस्तकालय, कक्षा, प्रयोगशाला, तो एक प्रधानाध्यापक किस प्रकार से टीचरों से मदद ले पाएगा? तो बहुत जरूरी है कि ये सभी संसाधन स्कूल में मौजूद हो। अब देखिए, जो भौतिक संसाधन है इन्हें हम कितने पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये जितने भी भौतिक संसाधन है स्कूल में, स्कूल का भवन यानी कि स्कूल की बिल्डिंग, इसके विषय में पूरा एक अलग से हमको पूरा इसके विषय में एक पैराग्राफ में इसको पूरा पढ़ना होगा। फिर कक्षा, कक्ष, बैठक व्यवस्था यानी कि जो क्लासरूम की दोस्तों, स्कूल की बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है तो इसके विषय में आप पढ़ेंगे। और कक्षा, कक्ष की बैठक व्यवस्था यानी कि क्लासरूम में किस तरीके से बच्चों को हमें बैठाना है कि जो छोटे बच्चे हैं
या जो बड़े बच्चे हैं, इस तरीके से हमें सुव्यवस्थित करना है कि हर बच्चे को ब्लैक बोर्ड दिखे या ग्रीन बोर्ड दिखे, ताकि वह सही से पढ़ पाए। और इस तरीके से बच्चों को बैठाना है कि सभी बच्चों पर शिक्षक ध्यान भी दे पाए। इसके अलावा पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी के विषय में भी अलग से हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए। खेल का मैदान किस तरीके से होना चाहिए कि सभी प्रकार के खेल बच्चे खेल पाएं, ये नहीं कि केवल क्रिकेट ही खेलें, बल्कि हॉकी, खो-खो, इसके अलावा जितने भी बैडमिंटन, टेनिस, जितने भी खेल के सामान स्कूल में उपलब्ध हो, उन सभी का यूज हो पाए प्लेग्राउंड में। इसके अलावा विद्यालय का छात्रावास यानी कि स्कूल में हॉस्टल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा कक्ष एवं स्टाफ रूम, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्लासरूम और स्टाफ रूम। इसके अलावा विद्यालय में फर्नीचर, ये भी आज के समय में बहुत जरूरी है। और कैंटीन, इतनी चीजें हमें पढ़नी है भौतिक संसाधनों के अंतर्गत। और सबसे पहली जो हेडिंग है वह है विद्यालय भवन। तो इस हेडिंग को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो स्कूल का भवन है वो कैसा होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। तो जो विद्यालय का भवन है, जब बच्चे छोटे होते हैं स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले वह क्या देखते हैं, वह स्कूल देखते हैं। स्कूल में अगर अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी होती है और बहुत सारी चीजें, कार्टून बनी होते हैं, तो बच्चे देख करके बहुत प्रेरित होते हैं। और जो आजकल के फेमस जो कार्टून है जो टीवी पर वो देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं, अगर उन्हीं कार्टून को वो बने हुए देखते हैं स्कूल की दीवारों पर, और उन्हीं दीवारों पर कुछ अच्छी बातें लिखी होती हैं उन कार्टून के साथ, तो उनके माता पिता भी बताते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों को, तो इससे क्या होता है, बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं स्कूल के प्रति। तो इसीलिए आप देखते होंगे स्कूल में आजकल वॉल पेंटिंग बहुत बनाई जा रही है। क्लासरूम को कलरफुल किया जा रहा है कि जो भी चीजें बच्चों को सिखाई जाए वो इस तरीके से सिखाई जाए कि बच्चे बोर ना हो क्लास में और आसानी से सारी बातों को सीखें। तो जो स्कूल होता है उसका इन्वायरमेंट यानी कि उसका जो जो बाहरी बिल्डिंग होती है वह बहुत अच्छी बननी चाहिए, यानी कि उस पर ढेर सारे पेंटिंग होने चाहिए, अलग अलग कलरफुल कार्टून होने चाहिए और बहुत सारे अच्छे वाक्य भी लिखे होने चाहिए। और जो कक्षा कक्ष है यानी कि जो क्लासरूम है वहां पर भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए इस तरीके की कि बच्चे क्लासरूम में बोर ना हो। तो अब देखिए यहाँ पर विद्यालय भवन कक्षा कक्ष छात्रों को सहसा आकर्षित करने वाले होने चाहिए, यानी कि वह देख करके ही क्या हो जाए, स्कूल को या क्लासरूम को आकर्षित हो जाए। बच्चों को जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं वे उन वस्तुओं से कभी ऊबते नहीं है, क्योंकि छात्र अपना अधिकतर समय विद्यालय में ही व्यतीत करते हैं। अतः विद्यालय भवन एवं वहां का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को बांधे रखे। विद्यालय का बाह्य रूप एवं वातावरण आकर्षक होना चाहिए। यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि विद्यालय का भवन और वहां का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को बांधे रखे, यानी कि स्कूल का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। टीचर्स भी इस तरीके से हों कि छोटे बच्चे हैं तो उनको इस तरीके से पैम्पर करें या इस तरीके से उनको जो भी चीजें सिखा रहे हैं उनको आराम से सिखाएं कि बच्चे उनको सीखे भी और खुश भी रहें और आसानी से उन चीजों को सीख भी ले जो टीचर सिखा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मेन फोकस है अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विद्यालय भवन, यानी कि पहली हेडिंग के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो पहली हेडिंग है विद्यालय भवन, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो अब विद्यालय भवन के स्थान को हम कैसे चूज करेंगे या कैसे हम उस प्लेस को चूज करेंगे जहां पर विद्यालय बन सके, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं विद्यालय भवन किन जगहों पर होना चाहिए। तो विद्यालय भवन का स्थान या प्लेस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बात आ ही जानी चाहिए कि जो विद्यालय होना चाहिए वो नगर या गांव से हट करके होना चाहिए, क्योंकि स्कूल ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर थोड़ी शांति हो, खुला वातावरण हो और जहां पर बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सके। तो विद्यालय को किस जगह पर होना चाहिए और किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा आसानी से मिल सकती है अगर स्कूल भवन सही जगह पर हो। तो चलिए एक एक हेडिंग के माध्यम से या एक एक पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर हम देखेंगे। तो विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां का वातावरण शोरगुल से मुक्त हो, इसलिए विद्यालय भवन का निर्माण रेलवे स्टेशन, फैक्ट्री या ऐसी सड़कों के निकट ना हो जहां आवागमन बहुत अधिक हो। यानी कि इस बात का हमें खासा ख्याल रखना है कि विद्यालय रेलवे स्टेशन के पास ना हो। रेलवे स्टेशन के पास होने का मतलब है कि वहां पर भीड़ भाड़ होगा और हमेशा रेलगाड़ियां आएंगी जाएंगी तो हमेशा उनकी आवाज सुनाई देगी, ठीक है। और अगर कोई फैक्ट्री है या कोई कारखाना है तो उसमें भी तो शोरगुल निश्चित रूप से होगा।
तो फैक्ट्री या कारखाने से केवल शोरगुल से ही दिक्कत नहीं है, बल्कि फैक्ट्री और कारखाने से जो जहरीला पानी निकलता है, उससे भी बच्चे क्या होते हैं, वह भी क्या करता है, बच्चों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। और जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है वह उससे भी खतरनाक होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो फैक्ट्री के आसपास तो विद्यालय या विश्वविद्यालय या कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री होगी तो सबसे पहले तो उसका धुआं निकलेगा और वह धुआं स्वास्थ्य पर, बच्चों के फेफड़े पर गलत प्रभाव डालेगा, बच्चों की आंखों पर गलत प्रभाव डालेगा। उससे निकलने वाला धुआं, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो बहुत घातक होते हैं। और जो पानी है, जमीन के अंदर पानी भी दूषित हो रहा है। तो इस तरीके से फैक्ट्री के आसपास तो स्कूल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई फैक्ट्री है भी तो उसे इस बात का ख्याल रखना है कि उसके आसपास इस तरीके से विद्यालय का निर्माण ना हो या ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण ना हो जिससे किसी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। अब देखिए, और इससे भी महत्वपूर्ण है कि स्कूल सड़कों के निकट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर स्कूल है तो स्कूल मेन रोड पर नहीं होना चाहिए, रोड से हट करके होना चाहिए, खुले मैदान में होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ता है और वह बार-बार निकल कर सड़क पर जाएँगे तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए, या फिर हम ये कहें कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें स्कूल का निर्माण करना चाहिए। तो ऐसी जगहों पर नहीं करना चाहिए जिन सड़कों पर बहुत अधिक भीड़ रहती हो, बहुत आवागमन रहता हो, मेन रोड हो शहर के, तो ऐसी जगहों पर विद्यालय का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए, विद्यालय का भवन ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल बनवाते समय सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है वह ऊंचे स्थान पर हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है खासकर प्राइमरी स्कूलों में कि जब बारिश का मौसम आता है तो बहुत सारे स्कूल बिल्डिंग में पानी भर जाता है। और जब स्कूल बिल्डिंग में पानी भर जाएगा तो आप सोचिए बच्चे कैसे आएंगे स्कूल में, और आ भी गए तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे, कहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए स्कूल का जो भवन है वह ऊंचे स्थान पर बनना चाहिए, जिससे कि ना तो टीचर्स को कोई परेशानी हो स्कूल में आने में और ना ही बच्चों को कोई परेशानी हो। क्योंकि अगर स्कूल में पानी भर जाएगा तो मान लीजिए शिक्षक किसी तरह आ गए, लेकिन बच्चे कैसे आएंगे, और आ भी गए तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे स्कूल में। तो इसलिए इस तरीके से जब स्कूल बनवाया जाए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में पानी ना जमा हो और स्कूल ऊंची जगह पर बना हो। इसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट है, विद्यालय नगर के बाहर स्थित होना चाहिए जहाँ का वातावरण शुद्ध हो, शांत और स्वच्छ हो, ताकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर दूषित प्रभाव ना पड़े। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखना है। स्कूल में इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे स्कूल में काफी समय तक 6 से 7 घंटे तक स्कूल में रह जाते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार से बुरा प्रभाव ना पड़े। और बच्चा स्कूल में आ रहा है तो उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी शिक्षकों की होती है, प्रधानाध्यापक की होती है। तो स्कूल अगर नगर से बाहर रहेगा, खुले स्थान में रहेगा, खुले वातावरण में रहेगा, तो वहां पर बच्चों को शुद्ध हवा मिलेगी, और शुद्ध हवा मिलेगी तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए स्कूल का शहर से बाहर थोड़ा हट करके होना बहुत जरूरी है। और एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो विद्यालय है वह कब्रिस्तान या शमशान के आसपास नहीं बनवाना चाहिए। यानी कि जो स्कूल बिल्डिंग है वह कब्रिस्तान और शमशान के आसपास बिल्कुल नहीं बनवानी चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है जब स्कूल बने। इसके बाद देखिए, जो स्कूल है वह नदी, तालाब, पोखर, नहर आदि के पास विद्यालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर स्कूल नदी के पास है या तालाब के पास है या पोखर के पास है, नहर के पास है, तो इससे क्या दिक्कत है, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं और बच्चों को एक जगह पर संभालना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, जो स्कूल है, वह नदी के बहुत आसपास ना हो, तालाब के बहुत आसपास ना हो, ठीक है। और पोखर तो बिल्कुल ना हो उसके आसपास, क्योंकि बच्चे मानते नहीं है और बच्चे छोटे होते हैं, आपको पता है बच्चों के गिरने का उसमें डर रहता है। बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें तैरना तो आता नहीं होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे जगहों पर स्कूल ना हो। और इसके अलावा स्कूल ऐसी जगह पर भी नहीं होना चाहिए जहां पर घना जंगल हो, क्योंकि घना जंगल होने से बहुत सारी चीजें होती हैं। जंगली जानवरों से खतरा होता है और बहुत सारे उसमें जानवर होते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो स्कूल हो वह खुले वातावरण में हो, किसी प्रकार से भी तालाब, पोखर या नहर या नदी, इन सब के पास में स्कूल ना बनवाया जाए।
इन सभी बातों को ध्यान में रख करके ही स्कूल बनवाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है स्कूल में, और माता-पिता बहुत ही विश्वास के साथ स्कूल में भेजते हैं कि हमारे बच्चों का पूरी तरीके से स्कूल में ख्याल रखा जाएगा। तो इसीलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी स्कूल का निर्माण हो तो इस तरीके से हो कि उसके आसपास किसी भी प्रकार से तालाब, पोखर या नहर या घना जंगल ना हो। अब देखिए, इसके अलावा विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश कक्षा में आ सके। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं इसको, कि विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर बनवाना चाहिए जहां पर सूर्य का प्रकाश कक्षा में आ सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं, अगर मैं प्राइमरी स्कूलों की बात करूं, वो भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, यानी कि जहां पर उन गांव में अभी तक बिजली पहुंची ही नहीं है। तो अगर स्कूल में कक्ष में सही से खिड़कियां नहीं लगी रहेंगी, सही से रोशनी नहीं आएगी, तो बच्चों को सही से दिखाई नहीं देगा, और जब सही से दिखाई नहीं देगा तो वो सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्कूल का भवन इस तरीके से हो, स्कूल में खिड़कियां इस तरीके से हो कि बच्चों को आसानी से ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड दिखे और बच्चे आसानी से पढ़ाई कर पाएं। तो विद्यालय में सूर्य का प्रकाश कक्षा में आना चाहिए। और दोस्तों, इससे भी महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि स्कूल की जो बिल्डिंग होनी चाहिए वो पक्की बनी होनी चाहिए। क्यों पक्की बनी होनी चाहिए? जब पक्की बिल्डिंग रहेगी तो किसी प्रकार से सीलन का खतरा नहीं रहेगा, सीलिंग का कोई खतरा ही नहीं रहेगा। तो पक्की बिल्डिंग बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जब जो दीवारें होती हैं उनमें अगर सीलन आ जाती है तो इससे बच्चों को गठिया रोग का खतरा रहता है। तो ये भी आप लोग जानिए कि अगर स्कूल में दीवारों पर सीलन है तो इससे बच्चों को विभिन्न प्रकार के रोग होने का खतरा है। तो पक्की बिल्डिंग होनी चाहिए और दीवारों पर सीलन नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा जो विद्यालय है वह सड़क से बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए और बहुत समीप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर सड़क के बहुत पास स्कूल रहेगा तो सड़क से धूल उड़ करके कहाँ जाएगी? स्कूल में जाएगी। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है? और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि स्कूल में प्रकाश आना चाहिए, धूप और वायु प्रदूषण, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके ही हमें स्कूल बनवाना है। यानी कि स्कूल में प्रकाश आता हो, धूप की सही व्यवस्था हो और वायु प्रदूषण तो बिल्कुल ना हो, ठीक है? तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके बनाना है। और अगर संभव हो तो हमें जो स्कूल की बिल्डिंग है वह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ स्कूल बनवाना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को भी बढ़ा सकते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्कूल को बनवाना चाहिए, ठीक है? तो यह दिशा क्या होती है? सर्वोत्तम मानी जाती है। और अगर दक्षिण पश्चिम संभव नहीं है तो केवल दक्षिण दिशा ही हम अगर लिख देंगे, या अगर केवल दक्षिण दिशा में ही हम विद्यालय का भवन बनवाते हैं तो वह भी सही माना जाएगा। तो एग्जाम में अगर आता है तो याद रखिएगा आप लोग कि दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही स्कूल की बिल्डिंग का मुख होना चाहिए। तो जितने भी पॉइंट्स है दोस्तों स्कूल की बिल्डिंग से रिलेटेड, यानी कि विद्यालय के भवन का स्थान, विद्यालय कहाँ पर होना चाहिए, ये सभी आज की इस वीडियो में आपने पढ़ा। और विद्यालय भवन के अलावा भौतिक संसाधनों का किस तरीके से हमें प्रबंध करना है स्कूल में, इसके विषय में भी आज यहाँ पर आप लोगों ने जाना। अब जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, बैठक व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, इन सभी को हमें पढ़ना है क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इन सभी को टोटल हम पढ़ेंगे और उसके बाद ये जो भौतिक संसाधन है यह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो भौतिक संसाधन पूरा टॉपिक है ये बड़ा है और इसको जितने भी पॉइंट्स हैं सबको हम कवर करेंगे और सबको अच्छे से पढ़ेंगे। धीरे धीरे ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद भौतिक संसाधनों के बाद फिर हम मानवीय संसाधनों के विषय में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जा करके आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करना है। टारगेट यूपी टेट सीटेट आपको सर्च करना है और इसके बाद आपको हमारे चैनल का लोगो मिलेगा इस तरीके से, पीले कलर का TUC लिखा हुआ, और उसे आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है।
इसके अलावा अगर आपको प्ले स्टोर पर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी हम आपको लिंक दे रहे हैं। वहां से आसानी से जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप को, टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप को। और यहाँ से आपको सभी विषयों की पीडीएफ भी मिलेगी और सभी विषयों की वीडियोज भी वहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। और नाम मात्र की फीस से आप आसानी से जुड़ सकते हैं और सभी विषयों का आप लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। सभी की पीडीएफ भी आपको मिलेगी और सभी विषय आसानी से वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी सभी वीडियोस की, सभी सब्जेक्ट के। और इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए ही हैंड रिटन नोट्स में ये सभी कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस बनाते हैं हम उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर करिएगा ताकि हम लोग ऐसे ही मोटिवेट रहें और आपके लिए रोज वीडियोस लेकर के आते रहें।